सेंसस अभी तक नहीं हुआ है, वो भी एक क्राइम है, ठीक है, क्योंकि 2021 में चलो कोविड चल रहा था, वो एक एक्सक्यूज था, लेकिन अब तो हम 2025 में है ना। 2021 से 25 के बीच में देश में आईपीएल हुआ है, वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ है, सेंसस नहीं हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में सेंसस किया था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, 42 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब भी सेंसस हुआ था। हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट है कि जनरल मतलब अपर कास्ट। जनरल मतलब अपर कास्ट नहीं है, जनरल मतलब सबके लिए है। जो जनरल सीट है और जहाँ पे एससी एसटी पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ से एक्चुअली एससी एसटी पॉपुलेशन को टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन जब खतरे में आ जाता है कंप्लीटली, तब इस देश का लोग आज भी लड़ते हैं, तब हम सब उठ खड़े होते हैं। ये भी वन नेशन वन इलेक्शन हो या ये डिलिमिटेशन हो, ये डेमोक्रेसी के एसेंस को खत्म कर रहा है। उसके लिए भी लड़ना तो पड़ेगा और हम लड़ेंगे। आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। आप बीच में डीलिमिटेशन पे कुछ काम कर रहे थे, तो जैसे दिख रहा है, इज डीलिमिटेशन अ नॉर्थ साउथ इशू? देखो, पहली बात तो डीलिमिटेशन इज अ प्रोसेस दैट हैज बीन गोइंग ऑन, मतलब शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ये चल रहा है, पर इस पे बहुत बात नहीं हुआ है, चर्चा इस पे काफ़ी कम हुआ है। अब जाके ये चर्चा का विषय बना है, तो थोड़ा इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या है, क्या चीज़ डिलिमिटेशन। तो बेसिकली आर्टिकल 82 एंड 170 कॉन्स्टिट्यूशन के ये तय किया था कि हर बार सेंसस होगा, हर दशक में सेंसस होगा, जो पॉपुलेशन की गिनती और जो उसका बेसिक डेमोग्राफी है, इसका एक सेंसस होगा, और उस सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, और वो कमीशन तय करेगा कि हमारा टोटल पार्लियामेंट में सीट कितना होगा, असेंबली में सीट कितना होगा, रिजर्वेशन कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा सीट, क्योंकि पार्लियामेंट में रिजर्वेशन है, असेंबलीज में भी रिजर्वेशन है एससी और एसटी के लिए, महिला रिजर्वेशन तो अभी तक हुआ नहीं। तो ये रिजर्व क्या क्या होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसका बाउंड्रीज क्या क्या होगा, ठीक है, उसका परिसीमन जिसको बोलते हैं, लिमिट, तो ये तय करेगा डिलिमिटेशन कमीशन, और ये बदलता रहा। तो 51 में सेंसस हुआ, 61 में सेंसस हुआ, 71 में सेंसस हुआ, हर बार बदलता रहा, सीट बढ़ता रहा, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, सीट बढ़ रहा था। 71 में आके ये मामला रुका, ठीक है, पहली बार, क्योंकि 70s का जो दशक है वहाँ पे पूरे इंडिया का ही ये जो आइडिया आया कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के तरफ जा रहा है और इसको रोकना पड़ेगा। तो सिस्टेमिक मेजर्स लेना पड़ेगा कि हम इसको रोकें। पॉपुलेशन जिस हद से बढ़ रहा है उस हद से बढ़ेगा तो देश के लिए वो खतरा है, ठीक है। तो तभी से एक तो नसबंदी वगैरह शुरू हुआ, और उसके बाद भी एक पॉपुलेशन को कम करना, अवेयरनेस कैंपेन 70s के बाद ही ये शुरू हुआ। तो अब ये अगर स्टेट का डिसीजन है कि पॉपुलेशन को हम रोकेंगे, तो तब आप पॉपुलेशन के तहत पार्लियामेंट का सीट डिसाइड करना, वो तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन कम हो। तो तब 1976 में जो डिलिमिटेशन कमीशन हुआ था, जो 1971 के सेंसस के ऊपर था, वो तय किया कि नेक्स्ट 25 ईयर्स तक हम पॉपुलेशन के तहत सीटों को नहीं बढ़ाएंगे। बेसलाइन हमारा 1971 रहेगा, जो 543 जो आज भी है, वो सीट फिक्स कर दिया गया, ठीक है। कि ये तय हुआ कि 76 में तय हुआ कि 2001 के जब सेंसस होगा उसके बाद हम इस पे डिसीजन लेंगे। इस बीच में अगर तुम सोचो 70s, 80s, 90s में पॉपुलेशन को लेके काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन, हम जब बड़े हो रहे थे 90s में, कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे अवेयरनेस कैंपेन भी चल रहा था। और उसके साथ साथ पॉपुलेशन को रोकने के लिए बहुत मेजर्स भी लिया जा रहा था, इंसेंटिवाइज किया जा रहा था
कि आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, अगर आपका छोटा परिवार है तो आपको सरकारी सुविधाएं मिलेगी। ये पॉपुलेशन रोकने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स का था। सेंट्रल गवर्नमेंट बजट एलोकेट करता था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स रोकता था, ये काम इम्प्लीमेंट करता था। अब क्या हुआ कि साउदर्न स्टेट्स इसमें अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट किया। साउदर्न स्टेट्स के पॉपुलेशन बढ़ने का जो गति है वो काफ़ी कम हुआ। जो ही हमारा मकसद था, जो देश ने तय किया था, है ना, तो साउदर्न स्टेट्स वही किया जो सिस्टमिक रूप से जो तय किया गया था। नॉर्दर्न स्टेट्स में वो नहीं हुआ, पॉपुलेशन वहाँ का बढ़ता रहा। अब 2001 में सेंसस हुआ, उस टाइम वाजपेयी का सरकार था, अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था, और वो सरकार एक बहुत ही फ्रेजाइल अलायंस के ऊपर खड़ा था, तो बहुत मेजर डिसीजंस वो नहीं ले पा रहा था। फर्स्ट टाइम 2001 में आके ये सवाल से रूबरू हुए हम कि हम इसको क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। 543 जो 71 के तहत जो 543 स्टेट्स है, सीट्स है पार्लियामेंट में, उसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे, घटाएंगे। पॉपुलेशन तो बड़ा है ऑब्वियसली, 71 से लेके 2001 तक ऑलरेडी पॉपुलेशन बढ़ चुका था, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बढ़ाए उसको एकदम सिंपलिस्टिक मैथमेटिक्स से, अगर हम कि जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है उसका सीट्स बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा कि साउथ इंडियन स्टेट्स जो एक्चुअली ये पॉलिसीज़ को अच्छे से लागू किया था, जो उसको फॉलो किया था, जो देश ने तय किया था, आप उसके लिए उसको पनिश कर रहे हो, क्योंकि उसका तब घट जाएगा ना, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें उसका घट जाएगा। तो ये तय हुआ कि उस टाइम द वाजपेयी गवर्नमेंट डिड नॉट टेक दिस पॉपुलेशन वाला डिसीजन, और ये तय हुआ कि ये और 25 साल के लिए टल जाएगा। लेकिन बाकी सारी चीज़ें हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन बना 2006 में, जो 2009 में लागू हुआ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशंस के बाउंड्रीज और रिजर्वेशन, कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड होगी, उसकी डिसीजन लिया गया। ठीक है, अब ना तो सेंसस हुआ है, 2021 में सेंसस होना था, नहीं हुआ है। 2011 में जो सेंसस हुआ था वही लास्ट सेंसस था, लेकिन उसके बाद भी ये तय नहीं हुआ है कि सीटें बढ़ेंगे या घटेंगे। अब घटेंगे का तो ऑप्शन ही नहीं है ना। घटेंगे का ऑप्शन, मान लो तुम 543 अगर बेसलाइन रखो और एक मीन एवरेज करो कि कितना सीट्स तुम मतलब कितने लोग, एक एमपी कितना लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें भी अभी एक डिस्पैरिटी है। जैसे बिहार में अराउंड 3 मिलियन पीपल को एक एमपी करते हैं, केरल में वही 1.8 है, तो उसका अगर आप एक एवरेज निकाल लो, मीन एवरेज निकाल लो, ठीक है, तब यहीं पे साउथ इंडिया, मतलब अभी जो स्टालिन ने ये आवाज़ उठाया है तमिलनाडु सीएम, दैट इज बिकॉज घट जाएगा। 543 अगर हम रखें, जो अभी का टोटल नंबर है, वो अगर हम रखें और जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 2026 के, उसके हिसाब से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम देखेंगे तो चौंकाने वाली नंबर्स है। यूपी का सीट बढ़ के 80 से हो जाएगा 91, उसका 11 बढ़ेगा। ठीक है, तो हम 3 नॉर्थ इंडियन स्टेट, 3 साउथ इंडियन स्टेट लेते हैं। ठीक है, बिहार का 40 है, वो हो जाएगा 50, 10 बढ़ेगा। राजस्थान का 25 है, वो हो जाएगा 31, 6 बढ़ेगा। ठीक है, अब साउथ इंडिया में आते हैं। तमिलनाडु का 39 है, घट के हो जाएगा 31, 8 कम हो जाएगा। एपी एंड तेलंगाना, क्योंकि जब वो 71 में हुआ था जो बेसलाइन, उस टाइम तो वो 7 थे, 42 सीट्स है, दोनों का घट के आ जाएगा 34, 8 कम हो जाएगा। केरल का 20 सीट है, 12 हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा। तो एक्चुअली वी कैन नॉट हैव अ सिंपल एरिथमेटिक सोल्यूशन ऑफ कि जिसका जितना संख्या है उस हिसाब से अब हम प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन और एक्चुअल सेंसस अगर हुआ तो पॉपुलेशन वही आएगा। अब तो सवाल है कि साउथ इंडियन स्टेट्स 18% उसका पॉपुलेशन है, ठीक है, 35% वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। नीति आयोग का अभी एक रिपोर्ट आया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, कि अलग अलग
तरीके से गरीबी भूखमरी ये सारे चीज़ों का ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, हम नहीं कर रहे, ठीक है, हम नहीं बोल रहे, नीति आयोग सरकार का, ये सरकार का रिपोर्ट आया है। आप देख लो वहाँ पे साउथ इंडियन स्टेट्स, केरल, तमिलनाडु सारे टॉप पे है, इन द सेंस कि सबका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, और जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है उनका सबसे खराब परफॉर्मेंस है। तो जो स्टेट्स देश के तरक्की के जीडीपी में भी जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जिसने पॉपुलेशन घटाया था, जिसने गरीबी को कई हद तक कंट्रोल में लाया, जिसका मतलब उसने जो संसाधन है, रिसोर्सेज, संसाधन का लोगों तक पहुंचाने में सबसे कामयाब रहा, वो भी आइडियल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे गरीबी नहीं है, भूखमरी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर अब देखा जाए तो उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन आप अगर ये सिंपल मैथमेटिक्स में पॉपुलेशन का एक मीन निकाल के उसमें कितना एमपीज होगा ये आप तय करो तो इनका घट जाएगा। अब घट जाएगा तो क्या होगा कि रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का ज़्यादा होगा, साउथ इंडियन स्टेट्स का कम हो जाएगा। तो मतलब संसाधन पे या जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन साउथ इंडियन स्टेट्स का ज़्यादा है, लेकिन पार्लियामेंट में पावर उनका ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। बात यही है कि ऐसे सिंपल अरिथमेटिक से तो हम नहीं कर सकते हैं। फिर सिंपल अरिथमेटिक से करेंगे तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स और मतलब साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय होगा ये, एब्सोल्युटली। फेडरल जो स्ट्रक्चर है हमारा वो पूरी तरीके से धंस जाएगा। फिर फेडरलिज्म का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर फेडरलिज्म का मतलब ये तो फिर कॉलोनी बन जाएगा ना साउथ इंडिया की। तो आप अब से उससे रिसोर्स उससे ऐंठ रहे हो। आप मनी बैग स्टेट बोलोगे तब तेलंगाना का नाम आएगा, कर्नाटका का नाम आएगा, जहाँ से आपका इकोनॉमी चल रहा है, लेकिन इनको आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाह रहे हो। तब आप बोल रहे हो कि नहीं आपका संख्या कम है, और वो संख्या क्यों कम है? क्योंकि सक्सेसफुली मिशन था फैमिली प्लानिंग का, तब इन्होंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। एग्जैक्टली। तो उनको पीनलाइज कर रहे हो बेसिकली आप। एग्जैक्टली। तो येस इट इज अ नॉर्थ साउथ प्रॉब्लम। मतलब नॉर्थ साउथ प्रॉब्लम अगर कोई बोले तो येस इट इज अ नॉर्थ साउथ प्रॉब्लम। बट हम ये जो माय रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेक फाउंडेशन से हम इस पे डिलिमिटेशन पे थोड़ा डीप डाइव किए थे, और डीप डाइव करके हम देखे कि इट इज नॉट जस्ट अ नॉर्थ साउथ प्रॉब्लम, इट इज मोर देन दैट। अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई बात नहीं हो रहा है। ये नॉर्थ साउथ प्रॉब्लम तो थैंक्स टू स्टालिन ही हैज फोर्सफुली मेड इट अ नेशनल हेडलाइंस। अब एटलीस्ट लोगों को पता है, अब एटलीस्ट सामने जो सेंसस होगा, सेंसस अभी तक नहीं हुआ है वो भी एक क्राइम है, ठीक है? क्योंकि 2021 में चलो कोविड चल रहा था, वो एक एक्सक्यूज था, लेकिन अब तो हम 2025 में है ना। 2021 से 25 के बीच में देश में आईपीएल हुआ है, वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ है, सेंसस नहीं हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में सेंसस किया था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, 42 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब भी सेंसस हुआ था। मतलब कोविड कितने दिनों तक ये एक्सक्यूज चल सकता है? हम लोग जो डेटा से काम करते हैं ना, हम अभी भी पॉपुलेशन का मैक्रो डेटा 2011 सेंसस का यूज कर रहे हैं। मतलब देश आगे बढ़ चुका है ना। पर जब ये सेंसस होगा 2026 में, आप बात चल रहा है कास्ट सेंसस भी इंक्लूड करने का बात चल रहा है उसमें, जो बहुत ही अच्छी बात है। ऑपोजिशन तो बहुत दिन से बोल रहा था, अब सरकार भी बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये सेंसस 2026 में होता है, और सेंसस नॉट एनपीआर, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री नहीं, सेंसस सिर्फ गिनती करना, किसी का सिटीजनशिप डिटरमिन करने का काम मांग हम नहीं कर रहे। सेंसस आप जब पॉपुलेशन का और उसका बेसिक इकोनॉमी का जब गिनती करोगे, उसके बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन फिर से बैठेगा। लेकिन इसके बीच में जो डिलिमिटेशन हुआ है 2009 के डिलिमिटेशन इलेक्शन के टाइम, और उसके बाद 2 स्टेट में डिलिमिटेशन हुआ, वो था इस पूरे बीच में जम्मू एंड कश्मीर और असम। उसमें पहले वो 2009 में डिलिमिटेशन नहीं हुआ था। तो ये सारे डिलिमिटेशन को स्टडी करके हम जो देखे हैं, स्पेक्ट से हम ये देखे हैं कि डिलिमिटेशन इज ऑल्सो
ये एक हथियार है जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है उसको और मार्जिनल करने का। मतलब देखो, पार्लियामेंट का आइडिया क्या है? पार्लियामेंट का आइडिया है रिप्रेजेंटेशन, है ना? रिप्रेजेंटेशन, और कोई भी डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन तभी तुमको देना पड़ेगा कि जो मार्जिनलाइज्ड है, जो माइनॉरिटीज है, जो हाशिए पे खड़ा है, जो सारे समुदाय है, उसका आपको रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना पड़ता है। तो SC/ST कम्युनिटी का रिजर्वेशन है पार्लियामेंट, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में एटलीस्ट है। 131 सीट्स है रिजर्व्ड। वो मिनिमम है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है। वो आपको चाहिए था कि 131 मिनिमम, और उसके ऊपर आप कितना उसका रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, आप कितना उसका रिप्रेजेंटेशन दे पाओ। अभी तक 131 सीट्स है, 138 ही SC/ST रिप्रेजेंटेटिव है। मुस्लिम समुदाय सबसे कम रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। अभी का अगर आप देखो तो 24 मुस्लिम MPs है, विच इज 4.4, जब उसके पॉपुलेशन 16-17% के आसपास है। मतलब अनुमानिक, अब सेंसस में पता चलेगा, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन है 4.4। अब ये डिलिमिटेशन से, क्योंकि डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बाउंड्रीज तय करता है और रिजर्वेशन कौन होगा वो तय करता है। अब ये रिजर्वेशन आर्बिट्रेरीली हो सकता है, खास करके फॉर SC रिजर्वेशन। ST रिजर्वेशन में आपको दिखाना पड़ता है कि ST पॉपुलेशन जहाँ पे है उसी को आप ST रिजर्व कर सकते हो। SC आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप SC रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। अब जब हम व्हेन वी टुक दिस डीप डाइव, व्हाट वी सॉ इज दैट, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगी ये बात, हर स्टेट में ये हो रहा है, हर स्टेट में, कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है, या तो उसको काट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल देना, ताकि मतलब एक कंसोलिडेटेड मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव ना हो, ठीक है। जैसे मेवात एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, उसको 3 हिस्सों में काट के आप ऐसे बना दोगे कि हर हिस्से में छोटे छोटे परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स हो, सो दैट मुस्लिम्स को, मुस्लिम एज अ कम्युनिटी आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज ही नहीं सकते हो, जबकि आप एक जगह पे हो। अब बात यही है ना, ये अपीजमेंट नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का बात है। एक समुदाय जिसका 17% पॉपुलेशन है, उसका आज 4% घट के आ गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसका तो मतलब रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है ना, उसका बात कौन करेगा? पार्लियामेंट में खड़ा होकर उसका बात कौन करेगा? पार्लियामेंट तो इसीलिए बना था ना, कि हर कम्युनिटी के लोग खड़े होकर वहां पे उस कम्युनिटी का बात कर पाए। मुस्लिम समुदाय के साथ क्या हो रहा है? 2 चीज हो रही है। एक हो रहा है ये जेरीमैंडरिंग, कि एक को आप काट के अलग अलग कर दो। उसका मैं बस 2 कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूं आपको। एक है असम का धुबरी और बरपेटा, ठीक है। धुबरी और बरपेटा में दोनों में 60% मुस्लिम था पॉपुलेशन, दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी था। अब दोनों से ही मुस्लिम इलेक्ट होता था, 60% होगा तो उसमें ऑब्वियस है। बरपेटा को क्या किया दिया, बरपेटा से 3 असेंबली निकाल लिया। ये जो अभी असम का मैं बता रही, तो असम में अभी डिलिमिटेशन हुआ है लास्ट इलेक्शन से पहले। बागवर, चेंगा और जानिया 3 असेंबली निकाल के उसको दूसरे में डाल दिया और धुबरी में डाल दिया, ठीक है। अब धुबरी का 10 लाख वोटर धुबरी का बढ़ गया, 10 लाख, कैन यू इमेजिन, 10 लाख वोटर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ गया। सो यू ओवर पॉपुलेट 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप दोनों को तो घटा नहीं सकते हो, इसीलिए एक में ऑलमोस्ट डबल कर दो जो पॉपुलेशन है। और बरपेटा का घट गया, बरपेटा का घट के वो 30% से नीचे आ गया मुस्लिम, तो वहां से और रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। बंगाल में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है कटवा कॉन्स्टिट्यूएंसी था कटवा। कटवा इज इन बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। 1952 से 2009 तक वहां से मुस्लिम एमपी होता था, अराउंड 40% मुस्लिम था। वेदर सीपीएम और कांग्रेस, वहां से कांग्रेस भी जीत के आया है, सीपीएम भी जीत के आया है, बट इट यूज्ड टू बी अ मुस्लिम एमपी। तो एक एश्योर्ड रिप्रेजेंटेटिव वहां से मुस्लिम होता था।
उसको काट के बना दिया बर्धमान दुर्गापुर और बर्धमान पूर्व। ना बर्धमान पूर्व इज नाउ अ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो वहां से तो मुसलमान कंटेस्ट ही नहीं कर सकता है। बर्धमान दुर्गापुर में घट के वो आ गया है 20%। तो इतने सालों से जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी था जिससे एक मुस्लिम एमपी बन सकता था, वो खत्म हो गया। अब उसके बाद से जितना इलेक्शन हुआ है 2009 के बाद से, कभी वहां से कोई मुस्लिम कंटेस्ट ही नहीं कर पाया। और ये दोनों चीजें की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नहीं, ये तो डिलिमिटेशन कमीशन जो बनता है, हाँ, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। हाँ। तो अगर ये हमको दिख रहा है कि इन्होंने जहाँ पे इनको चांस मिला है इन्होंने क्या किया है, हाँ, तो फिर जो तमिलनाडु सीएम स्टालिन जो पॉइंट उठा रहे हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट है। हाँ, तो बेसिकली सी डेफिनेटली इन द सेंस दैट जहां जहां वो ये कर रहा है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ तुमको कि डिलिमिटेशन पे कोई बात ही नहीं होता था। और इसलिए बेसिकली इन्होंने क्या किया, वोटर आईडी शिफ्ट कर दी है टू अनदर कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट? हाँ, बेसिकली दैट इज व्हाट दे हैव डन। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल गया है। या तो अब दूसरा जो मुस्लिम्स के खिलाफ होता है, एंड इट इज अ वेरी ट्रिकी टेरेन, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, वो है कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो सीट्स है उसको आप एससी रिजर्व कर दो, एंड द examples are many, too many. Now from spec we are now making a list. मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बता सकता हूँ, बट आप चौंक जाओगे। इसको थोड़ा मतलब डेटा है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसको ध्यान से सुनने का जरूरत है। यूपी में एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नगीना, चंद्रशेखर आजाद अब जीत के आया है, 47% मुस्लिम है, ठीक है, 21% एससी है, but it is an SC reserved. No Muslim can ever even contest because Muslims don't come in the SC category. SC में बुद्धिस्ट होते हैं, सिख्स होते हैं, जैन्स होते हैं, लेकिन ये नहीं होते हैं, SC मुस्लिम नहीं होता है, SC क्रिश्चियंस नहीं होता है। तो कोई भी SC मान अगर कर दिया तो उससे मुस्लिम्स आर एब्सोल्युटली आउट टू इवन कंटेस्ट। और कोई इसका मिनिमम पॉपुलेशन या मिनिमम रिप्रेजेंटेशन का कोई काउंट है एससी में कि अगर 20% लोग होंगे तो एससी आप कर सकते हैं? एग्जैक्टली, एससी के लिए वो नहीं है। सो आर्बिट्रेरीली यू कैन कट एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एनी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी इनटू एससी, हाँ, एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी आल्सो। इसी पे ट्रिक है, यही समझने का जरूरत है। आई विल कम टू दैट। सो दो और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। कच्छ, ठीक है, गुजरात में कच्छ है, 22% मुस्लिम है, 11% एससी है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन इज डबल, बट इट इज एससी रिजर्व। एक है एसटी का, अगर देख ले, रांची राजमहल 34% मुस्लिम है, 27% एसटी है, मुस्लिम ज्यादा है, बट वो एसटी घोषित किया गया है। असेंबली में भी बहुत है ऐसा, ठीक है, बहुत सारे असेंबली है। मान लो बिहार में मनिहार, अभी इलेक्शन होगा, 39% मुस्लिम है, 13% एससी है, पर वो रिजर्व्ड है। बंगाल में एक है नवग्राम, 53% मुस्लिम है, 23% एससी है, पर वो एससी है। ये सवाल, मैं आई एम सेइंग दैट देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स लाइक दिस, ठीक है। अभयपुरी साउथ इन असम 56% मुस्लिम है, 13% एससी है, बट वो एससी है। पर जब हम ये सवाल उठाते हैं तब ये सवाल आ सकते हैं कि आर यू देन अगेंस्ट रिजर्वेशन? व्हाट अबाउट एससी पॉपुलेशन? रिजर्वेशन का पॉइंट थोड़ी जो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करके दूसरी मार्जिनलाइज कम्युनिटी में से टोकन रिप्रेजेंटेशन ढूंढना, दैट्स नॉट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इज कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी या जो मेजॉरिटी पावर सेंटर है उसको इक्वलाइज करना। एग्जैक्टली, तो उसके खिलाफ यहाँ पे दिस इज एग्जैक्टली, मतलब ये अगर हम बोले ना कि, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा कि आप इसको डी रिजर्व करो, क्योंकि ये मुस्लिम पॉपुलेटेड है, इसको डी रिजर्व करो। तब बात आएगा, बीजेपी खास करके यही बोलेगा कि आप मतलब दलितों के खिलाफ हो, दलितों को मुसलमानों से भिड़ाना या आदिवासियों को मुसलमानों को भिड़ाना, ये इसका साजिश ये है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी ने अकेले ये सब डिलिमिटेशन किया है, ये कांग्रेस के टाइम से चल रहा है, 2009 से। दिस इज द सिस्टम डूइंग इट, बट दिस
if you're going to counter it, the forces that are right now in power, the counter वहीं से आएगा कि आप दलितों के खिलाफ बोल रहे हो। दलितों के खिलाफ हम नहीं बोल रहे। क्यों मैं बता रही हूँ कि ये डिलिमिटेशन एंटी दलित भी है। उसका एग्जाम्पल कैसा है, मैं आपको क्या बताया, कच्छ, ठीक है, 22% मुसलमान है, 11% SC है, वो SC है। वहीं पे बनासकांठा गुजरात में, कच्छ तो है गुजरात में, बनासकांठा, उसमें 11% SC 11% ST है। तो आप इसको SC करो ना, जो SC ST मिला के यहाँ पे 22% है, आप इसको रिजर्व कर सकते थे, उसको रिजर्व नहीं किया। बंगाल में मैंने आपको बोला कि 53% नवोग्राम में मुसलमान है, ठीक है, 23% SC है, उसको रिजर्व कर दिया SC के नाम पे। पर एक दूसरा है नाटाबाड़ी, बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में है। नाटाबाड़ी में 42% SC पॉपुलेशन है, पर वो रिजर्व नहीं है। समझ रहे हो ये खेल? औरंगाबाद बिहार में 28.5% SC पॉपुलेशन है, रिजर्व नहीं है, जनरल है। हसन कर्नाटका 20% SC है, रिजर्व नहीं है। लेकिन गुलबर्गा जहां पे 23% मुस्लिम है, वो रिजर्व्ड है। तो जहां जहां पे मुस्लिम का पॉपुलेशन हाई है, उसको आप रिजर्व बना रहे हो, लेकिन जहां जहां पे एक्चुअली SC पॉपुलेशन हाई है, उसको आप जनरल छोड़ रहे हो। अब इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि SC पॉपुलेशन ऑल्सो देन द दलित पॉपुलेशन या द आदिवासी पॉपुलेशन, आदिवासियों का, राजमहल का मैं आपको एग्जांपल दिया था कि 34% मुस्लिम था, 29% ST था, वो ST है। रांची में भी 29% ST है, लेकिन वो जनरल है। तो आप उसको करो ना। आप अगर रांची को ST करते और राजमहल को जनरल रखते, तो एक मुसलमान एक आदिवासी आपके पार्लियामेंट में जा सकता था। लेकिन आप मुसलमान का जो मेजॉरिटी है, उसको आप रिजर्व बना रहे हो, और जो एक्चुअल दलित और आदिवासियों का जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उसको आप जनरल बना रहे हो। मैं आपको क्या बोला शुरू में कि 131 सीट्स आर SC ST पॉपुलेशन है, सीट्स के लिए रिजर्व्ड है, 138 ही उसमें है। उसका कारण भी नॉर्थ ईस्ट से कुछ सीट्स से है, जो जनरल सीट से ST कैंडिडेट्स आते हैं। पूरे भारत में अदरवाइज ये जो जनरल सीट्स है, इससे कभी SC ST कैंडिडेट्स फील्ड ही नहीं करते, कोई पार्टी नहीं फील्ड करता है, बहुत रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। जैसे अभी वो हुआ अवधेश पासी, आई थिंक उनका नाम है अवधेश प्रसाद, हाँ, उनको समाजवादी पार्टी ने उनको दिया था टिकट। हाँ, तो इट बिकेम अ न्यूज, राइट? दैट्स हाउ एक दलित को वहां पे आप जनरल सीट से लड़ाए हो, पर इट बिकेम अ न्यूज। आई एम सेइंग इट्स दैट रेयर, इतना रेयर होता है, क्योंकि हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट है कि जनरल मतलब अपर कास्ट। जनरल मतलब अपर कास्ट नहीं है, जनरल मतलब सबके लिए है। जो जनरल सीट है और जहाँ पे SC ST पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां से एक्चुअली SC ST पॉपुलेशन को टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। वहां पे भी जनरल को मतलब अपर कास्ट को टिकट मिलता है। और जहाँ पे मान लो ये कम पॉपुलेशन है, SC का, दलितों का कम पॉपुलेशन है, लेकिन आप टिकट दे रहे हो, उसमें क्या होगा, उस कैंडिडेट को दूसरे कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। या तो उसको मुसलमानों का वोट चाहिए, या वो दूसरे कम्युनिटी का वोट चाहिए। वो अपने कम्युनिटी के वोट के तहत तो नहीं जीत पाएगा ना। वो एक जो ऑर्गेनिक लीडरशिप उभर के आना था दलितों में, आदिवासियों में, वो आप होने नहीं दे रहे हो। आप उसको डिपेंडेंट रख रहे हो दूसरे कम्युनिटीज के ऊपर। तो फिर क्या होगा, उसका एजेंडे में भी फिर वो बाकी कम्युनिटीज के एजेंडा उसको शामिल करना पड़ेगा, है ना। वो अपने एजेंडे से एक बंदा अगर खड़ा हो जाए पार्लियामेंट में जाके, वो सिर्फ फिर सबके लिए बात करता है। अगर आप देखो, अभी जो भारत आदिवासी पार्टी एक बन रहा है, ठीक है, ऑल इंडिया पार्टी बन रहा है, उनके जितने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के जाते हैं, वो सबके लिए बात करता है, सारे आदिवासियों के लिए बात करता है। ऑर्गेनिक दलित लीडरशिप जो अपने कम्युनिटी के दम पे जीत के आया है, उसका कॉन्फिडेंस दूसरे लेवल का होता है। उसको पता है कि मेरे पीछे मेरा कम्युनिटी है और मुझे बात करना भी पड़ेगा, है ना। वो भी धोखा देने से कतराएगा, क्योंकि उसके कम्युनिटी का प्रेशर उसके ऊपर होगा ना। यही ऑर्गेनिक लीडरशिप को रोकने के लिए आप मुसलमान जो पॉपुलेटेड सीट्स है, उसको आप रिजर्व कर रहे हो, और जो एक्चुअल पॉपुलेटेड सीट्स है दलित और आदिवासी का, उसको आप जनरल छोड़ रहे हो। ये डिलिमिटेशन का खेल है, और इसी के चलते डिलिमिटेशन
एक्चुअली एक पावरफुल वेपन है हमारे डेमोक्रेसी को वीकन करने का। तो 3 चीजें हमने देखा, नॉर्थ साउथ फेडरलिज्म को वीकन कर रहा है, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन घटा रहा है और दलितों का रिप्रेजेंटेशन और आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन घटा रहा है। मतलब ये संघ का जो ट्राइडेंट ड्रीम है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। बस एक छोटा सा एग्जांपल और दे के मैं ये यहाँ तक ये बात को रखते हैं, फिर आगे हम बात कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 डिलिमिटेशन हुआ, ठीक है। अजीब चीज है कि वहां पे पॉपुलेशन पे नहीं हुआ, एकदम क्लियर पॉपुलेशन में नहीं हुआ, ठीक है। 37 सीट्स था जम्मू का, बढ़ के हो गया 43। वैली का सीट्स था 46, बढ़ के हुआ 47। सो 44% ऑफ जम्मू enjoys 48% seats. 56% of valley population are in 52% seats. पॉपुलेशन के आधार पे वहां पे तो नहीं हुआ। जम्मू को स्ट्रेंथन करने का और वैली का स्ट्रेंथ घटाने का एक पूरा कोशिश हमने देखे। और प्लस उसके बाद बीजेपी लड़ी भी नहीं ना कश्मीर से। हाँ, तो वो तो जम्मू पे ही फोकस कर रहा है ना, उसका तो वही है, उसका तो आइडिया वही है कि जम्मू। तो उसमें भी अजीब है, मतलब अनंतनाग एक सीट था, डिलिमिटेशन के बाद वो हो गया है अनंतनाग राजौरी, ठीक है। तो इट्स एक्चुअली अ सीट दैट इज कश्मीर और जम्मू बोथ एट द 2 प्लेसेस। दोनों जगह अनंतनाग और राजौरी जोग्राफिकली भी बहुत अलग है, उसके बीच में एक पहाड़ आता है टोटल, और एथनिकली वो एकदम अलग है। अनंतनाग का एथनिक पॉपुलेशन और राजौरी का एथनिक पॉपुलेशन एकदम अलग है, लेकिन उसको बना दिया है अनंतनाग राजौरी। तो ये सब मतलब उनका अपना जो टेलरिंग चल रहा है, और इससे दलितों का भी नुकसान है, मुसलमानों का तो है ही बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान है क्लियरली इस डिलिमिटेशन से, और फेडरलिज्म वीक हो रहा है। फिर ये डिलिमिटेशन की बात आती है जिसपे ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल किसी का भी ट्रस्ट विन नहीं कर रही है, जो हिसाब से ये इलेक्शन कंडक्ट कर रही है आफ्टर बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, द बेस्ट, मोस्ट लोडेड, मोस्ट मनी, मतलब सब कुछ है इनके पास, मीडिया है, टीवी है, मतलब जुडिशरी पे कैप्चर है, सिविल सोसाइटी में डर है, ब्यूरोक्रेट चले गए सब। अब ये लोग बोल रहे हैं इनको 1 नेशन 1 इलेक्शन करना है, तो उस पे आपका क्या कहना है? देखो, 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये तो मतलब ये तो 1 नेशन 1 लीडर यही तो चल रहा है ना, कि इसको और सेंट्रलाइज करो और इसको मतलब सेंट्रल पावर इसको दे दो। एक्चुअली हम भूल जाते हैं कि इलेक्शंस, हम भूल गए हैं शायद कि इलेक्शंस क्यों होता था। इलेक्शंस हम लीडर चुनने के लिए इलेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। हम एक इंडिविजुअल को चुनने के लिए इलेक्शन नहीं करते हैं। इलेक्शन का मकसद इस देश का, डेमोक्रेसी का, कोई भी डेमोक्रेसी का, पूरे दुनिया में जहां डेमोक्रेसी चलता है वहां यही है कि हम एक सेट ऑफ इश्यूज लेके आएंगे और उस इश्यूज पे चर्चा होगी। हम जनता को बताएंगे कि ये इश्यूज पे हम लड़ रहे हैं और वोट उस पे होगा, है ना। मैनिफेस्टो पे क्या चीज, क्या विजन हम लेके आ रहे हैं उस पे होंगे, बारीकी पे बात होगी। और हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारा देश का डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। 1 नेशन 1 इलेक्शन इज बेसिकली अ व्हाइट वॉश कंप्लीटली। अब देखो, ये बात तो मानना पड़ेगा कि पिछले 3 इलेक्शन से, लास्ट इलेक्शन थोड़ा छोड़ के, बाकी 3 इलेक्शन से बीजेपी सेट्स द एजेंडा, बाकी लोग उस पर रिस्पॉन्ड करता है ना। तो बीजेपी हैड सेट 2014 में कि एंटी करप्शन, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट तब था, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का बहुत हम फोटोशॉप वगैरह देखे थे, वो था। बाकी लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते गए। कांग्रेस बोला नहीं नहीं, करप्शन नहीं, करप्शन नहीं, कोई सुना नहीं, क्योंकि उस टाइम 2G कॉमनवेल्थ ये सब चल रहा था, करप्शन, अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था, मतलब करप्शन 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 देश में था कि ये कांग्रेस पूरी तरीके से करप्टेड पार्टी है, हमको करप्शन से लड़ना है, वो था, ठीक है। 2019 में जाके हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी, वो इशू था, बाकी सब उस पर रिस्पॉन्ड करते रहे और कोई दूसरे इश्यूज पे बात ही नहीं हुआ। पूरे देश इलेक्शन में गया नेशनल सिक्योरिटी पे, है ना, और किसी बेरोजगारी, महंगाई, किसी पे बात नहीं हुआ। लास्ट इलेक्शन वाज ऑन हिंदुत्व, पूरा मतलब हिंदुत्व, और मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, राम मंदिर एंड ऑल दैट, यही था।
थोड़ा बहुत उस पे काउंटर कर पाए। माय क्वेश्चन इज, उसी टाइम मान लो 2019 में जब पूरा देश नेशनल उसमें कर रहा था, नेशनल सिक्योरिटी में, कोई अगर पंचायत इलेक्शन हुआ और पंचायत के लोग वहां पे जाके बोले कि हमको नेशनल सिक्योरिटी, पालाकोट, ये वो, पंचायत इलेक्शन में लोग लात मार के भगा देंगे, ठीक है। वहां पे क्या होगा कि कौन पोखर खोद रहा है, कौन एनआरजे का पैसा ला रहा है, कौन आंगनवाड़ी के पैसा ला रहा है, इसी पे पंचायत इलेक्शन होता है। पंचायत इलेक्शन में वो दाल नहीं गलती कि नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, है ना। तो पंचायत और ये नेशन के बीच में एक इलेक्शन होता है, राज्य का इलेक्शन, स्टेट का इलेक्शन। स्टेट का इलेक्शन भी जम्मू एंड कश्मीर और तमिलनाडु और मणिपुर और केरला और मध्य प्रदेश, सारे स्टेट का अलग अलग इश्यूज है, अलग अलग उसका नीड है, अलग अलग चीजों पे उसका फोकस है। ये लोग नहीं चाहते हैं उस अलग अलग चीजों पे बात हो, ये लोग नहीं चाहते हैं कि अल्टीमेटली पंचायत में भी वो उस अलग अलग चीजों पे बात हो। सब जगह आप एक लीडर का चेहरा दिखा के आप उस लीडर को इलेक्ट कीजिए, वो हमारा मकसद नहीं था उस डेमोक्रेसी का। हम डेमोक्रेसी का मतलब खो देंगे जब हम वन नेशन वन इलेक्शन का बात करेंगे, हमारा डेमोक्रेसी खो जाएगा कंप्लीटली। हमारा ये जो फेडरलिज्म है वो चला जाएगा कंप्लीटली जब हम वन नेशन वन इलेक्शन का बात करेंगे। रीजनल जितने पार्टीज है वो खड़े ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रीजन का बात तो होगा ही नहीं ना, रीजन का बात तब होगा ही नहीं। इसमें जो ये लोग कह रहे हैं, जिनको वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया बहुत अच्छा लगता है, कि रिसोर्स कम यूज होगा, एक ही बार बंदा बूथ में जाएगा, 2 ईवीएम पड़े होंगे, वो स्टेट में किसी को चूज करेगा, सेंटर में किसी को चूज करेगा, बाहर आएगा, फिर सीधा 5 साल के बाद वापस जाएगा, स्टेट में किसी को चूज करेगा, सेंटर। इस पे रिसोर्स कम लगेगा, उस पे क्या है? 2 चीजें हैं इसमें, ठीक है, 3 चीजें हैं एक्चुअली। पहली बात वही मैं बोल रही थी, मैकेनिकल एक प्रोसेस नहीं है कि आप बूथ में खड़े होकर दोनों बटन दबा के रोबोट की तरह बाहर आओ। इलेक्शन को लेके कैंपेन होता है ना। इलेक्शन आप इश्यूज पे बात होना होता है, चर्चा होना होता है, वही नहीं करना है। आप क्या चाहते हो कि आप रोबोट की तरह जाओ, दोनों बटन दबाओ, आ जाओ, सोचो मत उतना, जितना कम सोचोगे उतना आप मतलब आप अच्छा नागरिक हो। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात है रिसोर्स के बारे में आप बात कर रहे हो। पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होना, 2-2 इलेक्शन होना, ठीक है, उसका काउंटिंग 2-2 अलग काउंटिंग होना, उसके लिए पूरे देश में सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना, क्योंकि जब आपको थिंग्स विल बी हायर एट स्टेक ना, जब आपको राज्य का भी आप चुन रहे हो तब तो वहां पे राइवलरी भी ज्यादा होगी, वायलेंस का भी चांस ज्यादा हो सकता है ना। तो आप ये इमेजिन करो कि ये रिसोर्स, ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि एक बार में हो जाएगा, एक बार में इतना रिसोर्स मोबिलाइज करने के पास हमारे पास रिसोर्सेज है क्या? देश का पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस को आप एक साथ में वो पूरे देश में वो इलेक्शन ही करता रहेगा। काउंटिंग एजेंट्स मतलब काउंटिंग आपका डबल हो जाएगा, ठीक है ना, जितने काउंटिंग एजेंट्स है उसका डबल हो जाएगा। वो सारा एक बार में करना, वो जो एक बार में एक कार्निवल नहीं है ये सोच समझ के करने वाली चीज है। दूसरा चीज है कि आप जो बोले कि 5 साल में हो जाएगा और 5 साल बाद फिर से होगा, तो 5 साल के बीच में अगर पलटू चाचा पलट गए, जैसे बिहार में पलट जाते हैं ना, पलट गए और फिर उसका मेजोरिटी किसी का नहीं हुआ, तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगा और प्रेसिडेंट रूल चलेगा फॉर 3 साल। 3 साल के लिए वहां पे प्रेसिडेंट रूल चलेगा। अगर आप ये सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन ही करोगे तो बीच में सरकार, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, एक विंडिक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट, आई डोंट नो हु, कोई मान लो एक विंडिक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर में बैठा हुआ है, करेक्ट, ठीक है, उसने उसके ऑपोजिशन का एक पार्टी, मान लो एक स्टेट, मान लो बंगाल में, हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं, ठीक है, चुन के आया, जो उसको पसंद नहीं हुआ, ठीक है, वो सोचा था वो खुद आएगा, लेकिन वो डबल डिजिट पे ही रह गया, वो ट्रिपल डिजिट पे नहीं वो कर पाया, ठीक है। विंडिक्टिव एक सरकार बैठा है सेंटर में, उसने तोड़ दिया उस सरकार को, प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया। प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के
3 महीने या 6 महीने में इलेक्शन करना होता है, लेकिन अभी तो इलेक्शन सिंक्रोनाइज्ड है। 1 साल में तोड़ दिया, क्या होगा? 4 साल तक प्रेसिडेंट रूल चलेगा वहां पे? बताओ ना, तुमको क्या लगता है? 5 साल बाद अगर हम बोल रहे हैं कि सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन होगा, तो जहां जहां ऑपोजिशन का सरकार है, हर जगह अगर एक कोई विंडिक्टिव सरकार मान लो प्रेसिडेंट रूल लगा देता है कुछ भी बोल के, और फिर हम 4 साल बैठे रहेंगे कि नेक्स्ट जब इलेक्शन होगा तब चुना जाएगा। मतलब इसका कोई गारंटी नहीं है कि वन टाइम इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन से उसके नेक्स्ट 5 साल में इलेक्शन नहीं होगा। जहाँ ये वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस, जैसे हमारा पहला इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद तो सरकारें टूटी, अभी तक मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के योगी 2 बार चुन के आया है यूपी में कंटिन्यूसली, राइट? कभी भी एक सरकार नहीं निकाल पाई है 10 साल। तो इसके ऊपर वन नेशन वन इलेक्शन कैसे टिकेगा ये तो हम समझते हैं, पर लोगों को लगता है यार कन्वीनियंट है। नहीं, बात यही है ना, डेमोक्रेसी कन्वीनियंस से नहीं चलता है। डेमोक्रेसी एक बहुत डिफिकल्ट गेम है जिसको बहुत सोच समझ के साथ चलाना पड़ता है। मैं तो आपको यही एक हाइपोथेसिस जो पूछा ना, कि मान लो कल केरल के और तमिलनाडु के और बंगाल के सरकार गिरा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन होने के बाद, फिर 4 साल तक प्रेसिडेंट रूल चलेगा वहां पे? या तो बीजेपी का सरकार चलेगा या तो प्रेसिडेंट रूल चलेगा, यही होगा क्या? फिर वो डेमोक्रेसी बचेगा क्या? बट ये ऐसे ही ऑपरेट करते हैं, लाइक जैसे आम आदमी पार्टी हारी है इलेक्शन दिल्ली में, हमारी तो कोई फेवरेट पार्टी है नहीं वो वैसे, बट हाँ वो हारे इलेक्शन बिकॉज लोगों को बोल दिया कि भाई हम नहीं करने देंगे कुछ भी, जब तक हमको पावर नहीं दोगे यहाँ पे एमसीडी का काम नहीं होगा, कूड़ा नहीं हटेगा, कचरा नहीं हटेगा, जो है ऐसा ही रहेगा। सो इट इज लाइक यू आर बुलिंग द सिटीजन इनटू वोटिंग फॉर यू एंड नॉट कन्विंसिंग देम। हाँ देखो, वो तो चल रहा है, बहुत बुलिंग चल रहा है अभी, हमेशा नहीं चल पाएगा। और ये डीलिमिटेशन के बाद अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो फिर वो तो और भी कॉम्प्रोमाइज कर देगा बाकी पार्टीज को। हाँ मतलब आइडिया तो यही है वन नेशन वन इलेक्शन के, कि देखो हमारे देश में छोटे पार्टीज हमेशा सस्टेन किया है डेमोक्रेसी, कोalition सरकार चले हैं। अब ये एक जो नोशन है ना कि कोalition सरकार बहुत ही नाजुक सरकार होता है, तो हमको स्ट्रॉन्ग सरकार चाहिए। कोalition सरकार जब चलता है तब अकाउंटेबिलिटी भी रहता है सरकार का, क्योंकि वो गिर सकता है ना कभी भी। सरकार जब बहुत स्ट्रांग हो जाता है तब डेमोक्रेसी स्ट्रांग होता है, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी वीकन ही होता है। ये तो कोर्ट भी है, द स्ट्रॉन्गर द गवर्नमेंट द वीकर द पीपल, द वीकर द गवर्नमेंट द स्ट्रॉन्गर द पीपल। तो ये जो छोटे छोटे रीजनल पार्टीज है, ये रीजनल एक रीजन का उसके जो स्पेसिफिक जो उसके अरमान है, उनके जो एस्पिरेशंस है, उनके जो प्रॉब्लम्स है, वही मैं बोला ना कि बिहार का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, दोनों जगह पे रीजनल पार्टी स्ट्रांग है ना, क्योंकि वो उनके लोकल अरमानों को, लोकल नीड्स को, जो लोगों की ज़रूरत है उनके बारे में बात करता है, उनको पता है, और जिनको पता है उनको बोलने देने का हक देना चाहिए। यही डेमोक्रेसी का इरादा था, यही डेमोक्रेसी का मकसद था कि सबको रिप्रेजेंटेशन हो। ये डिलिमिटेशन से और वन नेशन वन इलेक्शन से वो बुलडोज हो रहा है। पर जैसे काफी लोग बोलते हैं हमारे इलेक्शंस का जो प्रोसेस है या जो हमारा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है इलेक्शंस का, उसमें बिकॉज ऑफ ये एमपी चुनो, वैसे करो, पार्टी को प्रोपोर्शनल लीडरशिप, मतलब जैसे कि 10% लोग अगर कांग्रेस को वोट कर रहे हैं तो 10% कांग्रेस हो, ये भी आइडियाज फ्लोट हुए हैं। हाँ फ्लोट हुआ है, मतलब हमारा जो फर्स्ट पास द पोस्ट है, मतलब उसमें तो देखो, मतलब डेमोक्रेसी हमारे जैसे इतने बड़े बड़े, वही मैं बोला कि 3 मिलियन लोगों के एक अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें कोई 100 वोट से जीत रहा है, तो जो सेकंड आया है वो भी तो उतना ही वोट लाया है ना, तो वो तो है ही, वो तो मतलब हमारा बहुत ही अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसको बदलना चाहिए, इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए कि मान लो जिन को 30% के ऊपर वोट मिला है, सारे लोग इलेक्टेड होंगे,
ऐसे भी हो सकता है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत है। जैसे डीलिमिटेशन, यूरोपियन पार्लियामेंट में डीलिमिटेशन है, ठीक है, लेकिन उन लोगों का एक अलग फॉर्मूला चलता है। उन लोगों का फॉर्मूला ये है क्योंकि वहां पे भी जर्मनी जैसे कंट्री है जिसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और मोल्टा जैसे कंट्री है जिसका पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 5 लाख है, 500,000, ठीक है। जर्मनी का अराउंड 10 मिलियन ऐसा है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट क्या करता है, उसका एक मतलब मैं जल्दी से अगर बता दूं, जल्दी नहीं है कोई भी, बताइए ना। मतलब आई एम जस्ट सेइंग दिस बिकॉज देयर, सो दिस शोज इसमें इसको लेके लोग सोचे हैं। वहां पे भी लोग ऐसे अरिथमेटिक वाइज कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, तब सारा रिप्रेजेंटेशन जर्मनी के पास होता, मोल्टा के पास फिर कुछ नहीं होता, आयरलैंड के पास कुछ नहीं आता, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि 10% मतलब मान लो वहां पे आई थिंक 720 सीट्स है, ठीक है। तो उसके जो 10% है, 72 सीट्स हुआ, उस 10% सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इट कम्स अराउंड 2.7 each country. So all the countries will have 2.7 seats to start with. फिर जो 50% अलग सीट है वो होगा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है उस हिसाब से 60% सीट्स हो गया। बाकी जो 40% सीट्स है उसमें होता है कि हर कंट्री का पॉपुलेशन का स्क्वायर रूट निकाला जाता है, उससे जितना होगा तो क्या होता है कि इससे जो मिडिल वाले कंट्रीज है उसका भी फिर सीट्स बढ़ जाता है। तो एंड द यूरोपियन पार्लियामेंट सेज दैट दिस इज नॉट अ फिक्स्ड, ये हम चेंज करते रहेंगे। एक सोच जाता है कि किस तरीके से आप जो छोटे कंट्रीज है जिसका पॉपुलेशन कम है उसका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे इंश्योर करेंगे कि उसका जीरो ना हो जाए, उसका मिनिमम एटलीस्ट रहे, ठीक है। तो ऐसे सोच हमारे देश में बहुत लोग हैं, बहुत सेफोलॉजिस्ट है, बहुत पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। डेमोक्रेसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे डेमोक्रेसी को भी बदलने का जरूरत है। ये कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं है, लेकिन बदल के आप उसको और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाओ, और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाओ, ना कि और ज्यादा उसको सेंट्रलाइज कर दो। आपको जो पावर है ये सबको देना था, पावर घट के आप 2.5 लोगों के हाथ में आ गया है देश में। तो ये 2.5 लोगों का सरकार तो नहीं चाहते थे ना, हम तो 100 करोड़ का सरकार चाहते थे। डू यू थिंक, मतलब जैसे एक सवाल ये है कि क्या ये जो ये करना चाहते हैं क्या ये कर पाएंगे? देखो, डिलिमिटेशन पे एक विंडो ऑफ होप है। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने 24 में सुप्रीम कोर्ट ने पास्ड एन ऑर्डर कि डिलिमिटेशन की कहीं पे अगर आर्बिट्ररी है या किसी के रिप्रेजेंटेशन को घट रहा है तो वो चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो लीगल चैलेंज का एक विंडो तो है, पर ये चीज कोर्ट से तो तय नहीं होगा, ये बहुत बड़ा चीज है। मैं आपको क्या बताया कि डिलिमिटेशन से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन घट रहा है और साउथ इंडियन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीटली घट रहा है। इसका मतलब ये हमारे डेमोक्रेसी को खत्म कर सकता है। सेकंड क्लास सिटीजन होने के लिए आपके पास वोटिंग राइट है, तभी ऐसा नहीं है कि आप सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बन सकते हो। आपका सिटीजनशिप का अधिकार बहुत तरीके से छीना जाता है। तो इसके लिए तो लड़ना पड़ेगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और इसके लिए जो मैं बोला कि नॉर्थ एंड साउथ वाला, थैंक्स टू स्टालिन एक इशू बना और सब लोग उस पर बात करने पे मजबूर हुए। लेकिन ये जो बाकी सारी चीजें भी मैं बताया आपको, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन और दलितों का रिप्रेजेंटेशन और आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन और पूरा ऑपोजिशन का ही रिप्रेजेंटेशन, डेमोक्रेसी के ये जो स्पेसेस को एकदम श्रिंक कर देना, इसके खिलाफ लड़ना तो पड़ेगा, सबको लड़ना पड़ेगा। लेकिन सबको ये समझना पड़ेगा कि इसका अहमियत क्या है, क्यों ये डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। तो इस पे अगर बात होगी और इसका अहमियत पे अगर बात होगी तो मैं तो मानती हूँ कि वो तो हम सीएए के टाइम भी देखे थे कि जब लोगों को, और या लास्ट इलेक्शन में भी हम देखे थे
कि कॉन्स्टिट्यूशन जब खतरे में आ जाता है कंप्लीटली, तब इस देश का लोग आज भी लड़ते हैं, तब हम सब उठ खड़े होते हैं। ये भी वन नेशन वन इलेक्शन हो या ये डिलिमिटेशन हो, ये डेमोक्रेसी के एसेंस को खत्म कर रहा है। उसके लिए भी लड़ना तो पड़ेगा और हम लड़ेंगे।